आइए हम लोग बात करते हैं कि एक तत्व को किस तरह से रसायन शास्त्र में लिखा जाता है और एक पार्टिकल को यानी कण को या आवेश को, चार्ज को किस तरह से लिखा जाता है। आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि इस तरह से एक तत्व लिखा हुआ है और यहाँ कुछ दिया हुआ है और यहाँ कुछ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ रहता है। फिर अगर कोई कण को देखिएगा तो यानी चार्ज को देखिएगा तो यहाँ इस तरह से दिया हुआ रहता है, इस तरह से। फिर कहीं पर देखते हैं तो ये +1, यहाँ पर 1 दिया हुआ रहता है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग संख्याएं दी हुई रहती है और आप इस संख्याओं के खेल को आप नहीं समझ पाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा जाता है और इसका क्या मतलब होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसको हम लोग को दो टर्मों को जानना पड़ेगा। एक होता है परमाणु संख्या यानी एटम नंबर और दूसरा जानना पड़ेगा मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो आइए हम लोग जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ जो होते हैं यानी मैटर जो होते हैं वो सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल जो उसके होते हैं वो हमारा होता है एटम यानी परमाणु। ठीक है ना। परमाणु एक शब्द है जो एटोमिया, ठीक है ना, एटोमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। इसका भी मैंने क्लास ले रखा है, आप देख सकते हैं। तो परमाणु जो है हमारा पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है और इस परमाणु की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। इसको चारों तरफ इस तरह की कक्षाएं होती है और इस नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सेल में ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये तीन हमारा परमाणु का मौलिक कण होता है। इस तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु के मौलिक कण बोलते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम। ये किसी भी परमाणु के, सभी परमाणु में ये तीन ही मौलिक कण होते हैं। इसके अलावा भी कण हैं लेकिन ये मौलिक कण है, फंडामेंटल है, ठीक है ना। अब इस तीन मौलिक कण में देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, वेयर एज नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक परमाणु का अंदर तीन मौलिक कण होता है और इस तीन मौलिक कण में हमेशा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। वो हमेशा का हमेशा समान मात्रा में होते हैं, इनकी संख्याएं समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो है उस वही परमाणु संख्या है। तो इस धरती पर जितने भी तत्व अभी तक खोजे गए हैं, सभी तत्वों में परमाणु की संख्या जो परमाणु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर होते हैं और साथ ही साथ एक के पदार्थ में, एक पदार्थ के जो परमाणु हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना होंगे दूसरे पदार्थ के परमाणु में उतना नहीं होते हैं। हर तत्व का परमाणु संख्या अलग अलग होता है, यानी हर तत्व में परमाणु की संख्या में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन है तो उसमें अलग, ऑक्सीजन है तो अलग, सभी तत्वों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर अथवा प्रोटॉन की संख्या के आधार पर तत्वों का एक सीरीज बनाया गया, ठीक है ना। और इस तत्वों को एक डायग्राम में रख दिया गया, इस तरह से एक प्लेन शीट तैयार किया गया और इसमें एक अगर कोई तत्व है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पाया जाता है उसको हमको फर्स्ट नंबर पर रखा गया और वह तत्व है हाइड्रोजन,
ठीक उसी तरह से 2 नंबर पर रखा गया उसको जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पाए जाते हैं। ऐसे ही करते करते सोडियम 11 नंबर पर रखा गया, क्योंकि 11 प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे करते करते 118 तक वर्तमान में अभी गए हैं। और ये जो सारणीबद्ध जो प्लेन शीट हम लोगों ने तैयार कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने इस पर मेहनत किया, तो ये सभी इसी प्लेन शीट को हम लोग पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी में आप देखे होंगे कि सीरियली नंबर परमाणु संख्या से किसी भी तत्व को लिखा गया रहता है। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि परमाणु संख्या का तात्पर्य यह होता है, एटॉमिक नंबर का तात्पर्य यह होता है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है अथवा प्रोटॉन है वही परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है। ये क्लियर आपके अंदर। तो अब अगर हम बात करें कि मास नंबर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि एक परमाणु में जो होते हैं 3 कण होते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी को P + N बराबर द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, P + N बराबर द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। अब आते हैं कि एटॉमिक नंबर तो हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम ले लेते हैं। दोस्तों ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं 11 होते हैं, तो प्रोटॉन भी 11 होंगे। जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन इसमें 12 होते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या अगर हम लोग बात करें तो परमाणु संख्या हो जाएगा 11। अब इसकी हम लोग द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है, P + N होता है। तब P का मतलब है कि यह जो आपका प्रोटॉन कितना है 11 है, न्यूट्रॉन कितना है 12 है, तो 12 जोड़ दीजिए तो ये 23 हो गया। तो ये इसी 23 को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और यही लिखा जाता है वहाँ पर। तो इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या है। किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों आपने परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या सीख गए। तो आइए अब तत्व को कैसे लिखते हैं इसको समझिए। अब अगर यहाँ पर Na अगर लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी तत्व को लिखा जाता है, ठीक है ना, एलिमेंट को लिखा जाता है यानी तत्व को लिखा जाता है, तो इस तत्व में ध्यान रखा जाता है कि नीचे वाले इस बाएं साइड में जो संख्या लिखी जाती है वो होती है परमाणु संख्या, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इसका 11 है परमाणु संख्या, तो 11 लिखेंगे। और ऊपर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, तो इसका द्रव्यमान संख्या भी हम लोग 23 निकाले हैं तो वो 23 लिखेंगे। अगर इसी तरह से अगर हम क्लोरीन का लें तो क्लोरीन का जो एक तत्व है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, तो यहाँ पर हम परमाणु संख्या 17 लिखेंगे। और इसमें 18 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो इसका एटॉमिक मास 35 हो जाता है, तो हम 35 लिख देंगे यहाँ पर। यानी ऊपर जो लिखा जाता है इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, नीचे के वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na 11 और 23, ऊपर इधर लिख देंगे और इधर 11, ये हमेशा इधर रहेगा, और ये हमारा इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है। इसको भी हम लिख सकते हैं Cl 17 और 35 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये लिखने का कार्य करते हैं। और फिर हम यहाँ यूरेनियम देते हैं तो ये 92 लिखते हैं और यहाँ 235 लिख देते हैं। तो ऊपर हमारा द्रव्यमान संख्या है और नीचे हमारा क्या है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ से एक सवाल मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर सपोज कि आपको ये सब लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब समझेंगे, तो मतलब ये समझेंगे कि इसका द्रव्यमान संख्या जो है
वो हमारा P+N होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, 235 है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखा हुआ है तो ये समझेंगे कि ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है जिसको जोड़ा गया है, योगफल है, और नीचे परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या न्यूट्रॉन भी होगा क्या, नहीं, यह नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना परमाणु संख्या यहाँ लिखा हुआ है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि क्या होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या उतनी नहीं होंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन कितना होगा, ये 92 हो जाएगा, 92। और अब आपको इसमें न्यूट्रॉन कितना, तो द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन जोड़ा जाता है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या अगर पता नहीं है तो इसको n मान लीजिए। तो ये 235 माइनस 92 इक्वल टू n इधर बच जाएगा, आप इसको माइनस कर लेंगे तो ये 3 हो जाएंगे और ये 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका देख लेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 में से आपका गया तो 9 4 13, हाँ ठीक है, मैंने माइनस सही किया, और ये हमारा n इक्वल टू 143 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या इस तरह से आप निकाल सकते हैं यदि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है तो अब हम भी लोग ने किस तरह से तत्व को लिखते हैं ये सीख गए। तो आइए अब लिखते हैं चार्ज को किस तरह से या कण को किस तरह से लिखते हैं उसको देखते हैं। चार्ज या कण क्या होता है इसको पहले समझिए। अभी आपने तत्व देखा, तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से मिले पदार्थ को, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, उसी को हम लोग कहते हैं तत्व, एलिमेंट्स कहते हैं। अब आते हैं कि हम लोग पार्टिकल की बात करते हैं, कण की बात करते हैं। तो अभी हम सब ने देखा कि परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं। तो ये 3 मौलिक कण को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो ये 3 मौलिक कण को हम लोग आइए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है। तो ये हम लिखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखने के लिए ध्यान यह रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, और यहाँ पर तत्व में नीचे जो था परमाणु संख्या लिख रहे थे, लेकिन नीचे जो है ये पार्टिकल में हम लोग अब चूँकि ये आवेश है, पार्टिकल है, कण है, तो इस पर कितना चार्ज है इसको लिखेंगे, यानी आवेश को लिखेंगे, रिलेटिव आवेश को लिखेंगे। तो यहाँ -1 लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, इसको लिखेंगे -1। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है तो ऊपर हम 0 लिखेंगे, यानी इसमें भी द्रव्यमान संख्या ऊपर रहता है, जबकि नीचे क्या हो जाता है, चार्ज लिखे जाते हैं। जबकि एलिमेंट में क्या था, ऊपर मास नंबर थे, नीचे परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर थे। प्रोटॉन पर +1 होता है और इसका मास भी, द्रव्यमान भी 1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, 0 है, तो न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वो 0 होता है। कभी भी आप ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0 होता है, और इस न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, इसकी द्रव्यमान की चर्चा करें तो वह 1 होता है। तो हम इस तरह से न्यूट्रॉन को लिखेंगे, इस तरह से प्रोटॉन को, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को। नीचे जो कण लिखे जाएंगे वो इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम आपको लिखें कि गामा किरण लिखें तो इसका द्रव्यमान और चार्ज दोनों 0 होता है, सिर्फ ये एनर्जी पार्टिकल होते हैं, तो ये इसलिए इसका द्रव्यमान क्या है, 0, और चार्ज भी क्या है, 0, उदासीन होते हैं। तो इस तरह से आप कण को भी लिखना सीख गए। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्ट जो आवेश होता है 1.10⁻⁻19 कूलम, और ये ऋणात्मक होते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन की अगर हम लोग चार्ज करें तो बात करें तो 0 होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। तो फिर यहाँ पर आप कहेंगे इतना चार्ज होता है, इतना, तो फिर आप -1 +1 क्यों लिख रहे हैं। एक्चुअली ये एग्जैक्ट है चार्ज है, जबकि ये जो है ना रिलेटिव चार्ज है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इस सारी चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ता है, तो हम लोगों ने समझा। तो किसी भी पार्टिकल को हम लोग कैसे लिखते हैं ये आपने अच्छी तरह से समझा। मैं एक दिन आपको आयन का निर्माण कैसे होता है ये मैं सिखा दूंगा, फिर कितने प्रकार के आयन होते हैं ये मैं सिखा दूंगा, फिर किस तत्व के साथ कौन सा आयन जोड़कर कैसे यौगिक बनाते हैं ये सिखा दूंगा। जैसे एक आयन जो होता है
Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, CO3 माइनस माइनस होता है और ये Na प्लस होता है। तो ये जो आपका और ये जो है आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, Na2CO3। तो या इसका जो 2 माइनस जो ऊपर चार्ज है इधर इस संख्या में आ जाते हैं, इधर इसका +1 इधर में आ जाते हैं, और इस तरह से लिखने का एक केमिकल कंपाउंड का लिखने का एक तरीका होता है। इससे हम लोग इसको पढ़ने का भी सीख जाएंगे। ये कार्बोनेट आयन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर अगर आप सोडियम के अलावे कैल्शियम लिख देंगे तो CaCO3, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे करके अलग अलग कार्बोनेट के यौगिक होते हैं। तो ये कैसे आप इसको कार्बोनेट पढ़ लेंगे। फिर अगर यहीं पर रखता है NaHCO3, तो HCO3 यहाँ माइनस जो होते हैं ये बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ये जहाँ भी अगर NaHCO3 HCO3 लगा हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे कि वो बाइकार्बोनेट होंगे। सोडियम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये सुविधा होती है, इस तरह से आप यौगिक के नाम याद कर सकते हैं आसानी से। आप ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं कि किसी में कार्बोनेट लग जाता है, किसी में क्लोराइड लगता है, किसी में फेरस लग जाता है, इसमें सल्फाइड लग जाता है, ये आप कंफ्यूज करते होंगे। तो आने वाले समय में मैं आगे आपको क्लास जब लूँगा तो एक मैं इस पर भी क्लास दे दूँगा कि आप कैसे किसी यौगिक का नाम याद रखेंगे, उसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखेंगे, और वो अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला को देकर उस कंपाउंड का नाम जो है, रासायनिक नाम है, वो कैसे आप आसानी वे में याद रखते हैं, इस पर भी मैं आपको एक क्लास दूँगा। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।